जय हिंद। आइए आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं परागण के बारे में। परागण क्या है, परागण कितने प्रकार का होता है, परागण किन किन माध्यमों से होता है, आज हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं परागण। इसके पहले के वीडियो में हमने बता दिया था, इसके पहले क्लास में हमने बताया था कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, वृंत क्या है, पुष्पासन क्या है, कैलिक्स क्या है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जो भी था ये सब कुछ हमने बता दिया था। पिछले टॉपिक पे हमने बताया था जब हमने पुष्प की संरचना, पुष्प के भाग हमने पढ़ाया था। इस दूसरे टॉपिक में हमको पढ़ना है पॉलिनेशन यानी परागण। परागण क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं परागण है क्या। तो देखो, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। अर्थात ये नर भाग में इसमें उपस्थित ये पराग कोष होता है, पराग कोष, पराग कोष, और ये इसमें पराग कण भरे रहते हैं। पराग कोष में भरे हुए कणों को कहा जाता है परागकण। यानी इसकी परागण की परिभाषा होगी पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहा जाता है परागण। ये है आपका परागण। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहते हैं परागण। ये है होता है वर्तिकाग्र, नीचे वर्तिका, फिर अंडाशय। हमने उस दिन आपको बताया था। इसमें हमको सिर्फ परागण के बारे में पढ़ना है। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहते हैं परागण, पॉलिनेशन कहा जाता है। ये निषेचन नहीं है, ये केवल परागण है, निषेचन हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं परागण। तो पौधों में, पुष्पों में सबसे पहले परागण की क्रिया होती है और फिर इसके बाद निषेचन की क्रिया होती है। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहते हैं परागण कहा जाता है। परागण आपका दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण। अब हम पढ़ते हैं ये स्वपरागण क्या है। स्वपरागण, स्व माने स्वयं, यानी जब कोई पुष्प स्वयं परागित हो जाता है उसे कहा जाता है स्वपरागण। यानी जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे कहा जाता है स्वपरागण। जैसे एक ये पुष्प है, ये पुष्प का पौधा, इस पुष्प के परागकण इसी पौधे के किसी भी पुष्प में पहुंच जाए तो उसे कहा जाता है स्वपरागण। इस पुष्प के परागकण पुष्प नंबर 1 के पुष्प नंबर 2 में पहुंच जाए, या पुष्प नंबर 3 में पहुंच जाए, या पुष्प नंबर 4 में पहुंच जाए, तो इस सारी क्रिया को कहते हैं स्वपरागण कहा जाता है। यानी जब एक पुष्प के किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो इसे कहा जाता है स्वपरागण। स्वपरागण को दो वर्गों में बांटा गया है, एक है स्वयुग्मन और दूसरा होता है आपका सजात पुष्पी परागण। अब हम पढ़ते हैं ये स्वयुग्मन क्या है, ऑटोगैमी क्या है, ऑटोगैमी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये जो ऑटोगैमी का मतलब होता है स्वयं, ऑटोगैमी का मतलब होता है स्वयं, यानी ये ऑटोगैमी परागण कौन सा है। देखो, जब एक पुष्प के पराग, ये यहां समझना था, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचे, एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाए तो इसे कहा जाता है ऑटोगैमी, यानी स्वयुग्मन कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पुष्प की आवश्यकता होती है, किसी दूसरे पुष्प की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे गुड़हल का फूल ले लें, ये आपका पुष्प है, ये पुष्प। अब इसके परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाए, इसके परागकण, ये परागकण, ये परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाए तो इसे कहा जाता है स्वयुग्मन परागण कहते हैं इसको, यानी ऑटोगैमी होता है। पुष्प नंबर 1 के
परागकण पुष्प नंबर 1 के ही वर्तिकाग्र में पहुंच जाए तो इसे कहते हैं ऑटोगैमी, स्वपरागण कहा जाता है, सॉरी स्वयुग्मन कहते हैं। अब दूसरा है, इसमें केवल एक पुष्प की आवश्यकता पड़ती है, किसी दूसरे पुष्प की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी यानी उसी जात के पुष्पों में, सिर्फ उसी जात के, उसी पौधे के अन्य पुष्पों में, ये क्या है? सजात पुष्पी परागण क्या होता है? देखो, जब एक पुष्प के परागण, ये एक पौधा है पुष्पीय पौधा, एक पुष्प के परागण उसी पौधे के, एक पुष्प के परागण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में पहुंच जाते हैं, उसे कहा जाता है सजात पुष्पी परागण। जैसे पुष्प नंबर 1 के परागकण पुष्प नंबर 2 के वर्तिकाग्र में पहुंच जाए तो इसे कहते हैं सजात पुष्पी परागण। या पुष्प नंबर 2 के परागण, पुष्प नंबर 2 के परागकण पुष्प नंबर 1 के वर्तिकाग्र में आ जाए तो इसे कहा जाता है सजात पुष्पी परागण कहते हैं इसको। इसी प्रकार से इसमें अगर ये परागकण यहां से इस पुष्प में पहुंच जाए तो ये हो गया आपका सजात पुष्पी परागण। अब आप लोग सोचो एक बार, दिमाग में, अगर ये परागकण एक पुष्प के उसी पुष्प में पहुंचे तो इसे क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। और अगर इस पुष्प के परागकण यहां पहुंच जाए इस दूसरे पुष्प में तो ये हो जाएगा सजात पुष्पी परागण। ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें केवल एक पुष्प की आवश्यकता होती है और इसमें अनेक पुष्पों की आवश्यकता होती है, अनेक पुष्पों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। या इसका मतलब है 2 से अधिक पुष्पों की, यानी एक पुष्प में नहीं होगा सजात पुष्पी परागण, एक पुष्प से अधिक पुष्प, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6, 8, 10 ये सब हो सकते हैं। ये होता है स्वपरागण। अब स्वपरागण की क्रिया किन किन में होती है? जैसे गेहूं हो गया, गेहूं में होता है स्वपरागण होता है, मक्का हो गया, इस प्रकार की फसलों में स्वपरागण की क्रिया होती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। तो आइए देखिए, अब पढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण हो गया आपका। अब परपरागण। परपरागण क्या है? परपरागण का मतलब है जब एक पुष्प के परागकण किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्पीय पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो इसे कहा जाता है परपरागण। एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्पीय पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो इसे कहा जाता है परपरागण। मान लेते हैं हम, जैसे ये पुष्पीय पौधा A है और ये पुष्पीय पौधा B। तो जब इस पुष्प के परागकण पुष्प B के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं या पहुंच जाएं तो इस क्रिया को कहा जाता है परपरागण। यानी जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो इसे कहा जाता है परपरागण। जैसे मान लें ये यहां से ये परागकण इस प्रकार से इस वर्तिकाग्र में आ गए हैं, इसे कहेंगे परपरागण। ये होता है परपरागण। परपरागण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वो चाहे कीट हो या जंतु हो या वायु हो या जल हो या पक्षी हो, कुछ भी हो, किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और स्वपरागण में क्या था? किसी ना किसी माध्यम की, यानी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है स्वपरागण में, और परपरागण में किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसके 2 कारक होते हैं, एक जैवीय कारक और एक अजैव कारक। यानी जैव कारक पहला होता है और दूसरा हो गया अजैव कारक। जैव कारक के अंतर्गत कीट, पक्षी, जंतु, घोंघा, और अजैव कारक के अंतर्गत वायु और जल आते हैं। जब परपरागण
यानी जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं और किसके द्वारा, कीट के द्वारा, तो उसे कहा जाता है एंटोमोफिली। उसे कहते हैं एंटोमोफिली कहते हैं जब कीट द्वारा परागण होता है, कीट द्वारा परागण होता है या कीटों द्वारा होता है तो उसे एंटोमोफिली कहा जाता है। कीट के द्वारा परागण एंटोमोफिली कहलाता है। इसी प्रकार से पक्षियों द्वारा परागण, जैसे कीट कुछ के जैसे मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी के पैरों में, मधुमक्खी के पूरे शरीर में छोटे छोटे रोमे निकले होते हैं और जब मधुमक्खी किसी एक पुष्प में बैठती है और बैठने के बाद फिर किसी दूसरे पुष्प का रस चूसती है तो यहाँ के परागकण उसके पैरों में चिपक कर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में चिपक जाते हैं। इसमें चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण परागकण अपने आप चिपक जाते हैं। चिपकाने की आवश्यकता नहीं होती कि हम चिपकाएं, वो अपने आप चिपक जाता है। अब इसी प्रकार से जैसे ये मधुमक्खी हो गई, सर्वाधिक परागण मधुमक्खी के द्वारा होता है, कीट द्वारा। मधुमक्खी के द्वारा 80% परागण क्रिया होती है मधुमक्खी के द्वारा, और सबसे अच्छा परागण यही माना जाता है। कीट द्वारा परागण सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा परागण होता है कीट द्वारा परागण। ये कीटों द्वारा परागण सबसे अच्छा परागण होता है और 80% परागण मधुमक्खी की सहायता से होता है। इसी प्रकार से दूसरा परागण आ गया पक्षी द्वारा परागण। जब पक्षी द्वारा परागण होता है, पक्षियों द्वारा होता है, कोई एक पक्षी एक पुष्प में बैठ जाए और फिर इसके बाद दूसरे में बैठ जाए तो पक्षी द्वारा परागण हो गया। उसे कहा जाता है आर्थोफिली। उसे कहते हैं आर्थोफिली कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है आर्थोफिली, एंटोमोफिली कीट द्वारा परागण, पक्षियों द्वारा आर्थोफिली प्राप्त परागण, और इसी प्रकार से जंतु द्वारा परागण होता है। जूफिली कहते हैं उसको, जूफिली कहते हैं जंतु द्वारा परागण। अब सोचो जंतुओं द्वारा परागण कैसे होगा। जैसे हम हैं, एक पुष्प को छूते हैं, फिर इसके बाद उसको तोड़ लेते हैं या नहीं तोड़ते हैं या छू लिए, फिर किसी और पुष्प को देखते हैं, वो भी अच्छा है, सुनहरा है, सुंदर लग रहा है, उसमें भी हाथ टच कर दिए तो जंतुओं द्वारा परागण, जंतुओं द्वारा परागण होगा। अब हम कहें कि ये जो फसल होती है, फसलों में कैसे परागण होता है। फसलों में जंतुओं द्वारा नहीं होता, कीटों द्वारा नहीं होता, जल द्वारा नहीं होता, फसलों में होता है वायु द्वारा परागण। अगर गेहूं बोया हुआ है, चना बोया हुआ है या मसूर बोई हुई है, अन्य सभी फसलें बोई हुई है और अगर इनमें कीट द्वारा परागण होता तो एक सीजन तो पूरा निकल जाता परागण करने में, वो फल तो बनता ही नहीं, एक सीजन पूरा का पूरा गायब हो जाता। तो उसमें कीट द्वारा परागण नहीं होता, उसमें जंतुओं द्वारा परागण नहीं होता, उसमें वायु द्वारा परागण होता है। जब हवा चलती है तो ऐसे फसलें ऐसे लहराती हैं और फिर ऐसे लहराती हैं तो एक दूसरे के साथ टच होती हैं तो उनमें वायु के द्वारा परागण होता है। यानी फसलों में कीटों द्वारा नहीं, पक्षियों द्वारा नहीं, जंतुओं द्वारा नहीं, घोंघा द्वारा नहीं, जल द्वारा नहीं, वायु परागण, यानी वायु के द्वारा फसलों में परागण होता है। जंतुओं द्वारा अच्छा परागण कैसे, कुछ जैसे रेफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प होता है, रेफ्लेशिया 40 किलो का होता है, 40 किलो का पुष्प होता है रेफ्लेशिया। ये सबसे बड़ा पुष्प 40 किलो। तो रेफ्लेशिया में किसके द्वारा परागण होता है, किन जंतुओं के द्वारा होता है। रेफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प है, इसमें हाथी द्वारा परागण होता है। हाथी जब इसको टच करता है अपने सूंड की सहायता से तो इसके रस को चूसता है और फिर जाकर के वो किसी और रेफ्लेशिया किसी यहाँ पर जैसे लगा है फिर किसी और जगह लगा है फिर उसको जाकर के चूसता है, वहां पर देखता है। तो ये यानी हाथी द्वारा रेफ्लेशिया पौधे में परागण होता है, रेफ्लेशिया पुष्प में। यानी जब हाथी एक पुष्प को टच करता है और फिर दूसरे पुष्प को टच करता है तो वो हाथी के द्वारा रेफ्लेशिया परागण। इसी प्रकार से सबसे फिर इसके बाद ये जंतु द्वारा हो गया। इसी प्रकार से मोलाकोफिली होता है, घोंघा द्वारा परागण हो गया, यानी जिन पौधों में घोंघे द्वारा परागण होता है उसे कहते हैं मोलाकोफिली। इसी प्रकार से होता है वायु, एनीमोफिली कहा जाता है, वायु द्वारा परागण, और हाइड्रोफिली जल द्वारा परागण। जल के माध्यम से पौधे परागित होते हैं, वायु के माध्यम से परागित होते
होते हैं और जंतुओं के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से परागित होते हैं। ये आपका परागण समाप्त आपका। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, निषेचन पढ़ेंगे कि पौधे किस प्रकार से निषेचित होते हैं, कैसे पुष्प बनता है, सत्य फल कौन सा होता है, असत्य फल कौन सा होता है। अब इसमें एक बात ये याद रखना कि कभी भी निषेचन यहाँ नहीं होता, ना निषेचन की क्रिया यहाँ होती है वर्तिका में, निषेचन की क्रिया यहाँ अंडाशय में हुआ करती है और पुष्प फल भी यही अंडाशय में बनते हैं। अंडाशय में कुछ अंडाशय बनते हैं, कुछ पुष्पाशय में बनते हैं। उन्हें फलों की कैटेगरी के अनुसार फिर उन्हें बनने के अनुसार उन्हें बांटा गया है, सत्य फल कौन से हैं, असत्य फल कौन से हैं, ये सब बांटा गया है। तो इनको आपको पढ़ाया जाएगा अगले टॉपिक में। आज के लिए बस इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।